हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। पिछले साल 2021 का जो पेपर हुआ था, हालांकि नहीं हुआ था पर हुआ था, और 2 सेट बने थे इस पूरे आपके गणित के पेपर के। तो पहला सेट हम हल करा रहे थे 822 HJ इसका नाम है, सेट का नाम है, नंबर है बेसिकली। और इसमें हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस हल करा दिए थे और फिर बड़ा उसमें डीजे बजने लगा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। और फिर हमने कहा कि कल अगले दिन वीडियो बना देंगे। और डीजे पड़ोस में बजता है भाई, हमारे यहाँ नहीं बजता। प्रश्न संख्या 6 की शुरुआत करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 6 के। तो भाई प्रश्न संख्या 6 का जो पहला वाला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे बेसिकली 6 उठे हुए में टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं और सभी होते हैं क्या 4-4 नंबर के। और हम पहले प्रश्न को यहाँ पे करने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या है प्रश्न। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, फिर शुरुआत कर लेते हैं। और पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या के योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो संख्या है, हाँ, 2 अंकों वाली है और उनका अंतर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो हम यहाँ पे ऐसे करने वाले हैं, माना इकाई का अंक आपको मानना है x, और दहाई वाला जो अंक होना है आपको उसको मान लेना चाहिए y, और साथ ही साथ अपना जो संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या की बात कर लेते हैं। संख्या क्या होगा, यहाँ पे बात समझने वाली है। दहाई में 10 से गुणा, जो भी दहाई के अंक पे होता है उसमें 10 से गुणा किया जाता है, तो 10y प्लस x इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। और अंक उलटने पर भी संख्या है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अंक उलटने पर प्राप्त संख्या। ये क्या है भैया, ये हो जाएगी 10x प्लस y। ये अंकों को उलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो ये होगी। और यहाँ पे पहली शर्त जो कहा जा रहा है कि संख्या और उसके अंक उलटने पर बनी संख्या के योगफल 66 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, ये क्या है, संख्या, ठीक है, संख्या और प्लस अंक उलटने पर प्राप्त संख्या। अंक उलटने पर बनी संख्या जो भी थे, इन दोनों का योगफल जो है वो है 66। यही तो कहना चाहते हैं कि अंकों के योगफल, संख्याओं का योग 66 है। तो 66 लिख लिया। तो संख्या क्या है अपनी, संख्या अपनी है 10y प्लस x, और प्लस करना है अंक उलटने पर प्राप्त जो संख्या है तो 10x प्लस y है। हालांकि ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो इसको ना ही बनाए तो ही बेहतर है। और बना दिया है अगर आपने गलती से, तो यहाँ पे काटने की ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसे ब्रैकेट में बना के रखें, इसको ब्रैकेट में बना रहने दें। और अगली लाइन में 10y प्लस x 10x प्लस y कर दें। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर मिलता है। और x जोड़ करके 11x हो रहे हैं, y और y जोड़ 10y और y जोड़ करके 11y हो रहे हैं, बराबर 66। इसमें से 11 कॉमन लिया जा सकता है, तो x प्लस y दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे 11 हो गया, बराबर 66 हो गया। 11 छके 66 ये कट जा रहा है, और x प्लस y बराबर क्या मिल रहा है, 6। आप इसे समीकरण 1 कह सकते हैं। साथ ही साथ हमको द्वितीय शर्त दी गई थी। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या चलने वाला है, वहाँ पे अनुसार छोड़े इसको, जो भी लिखा जा रहा है। तो संख्याओं का अंतर 2 दिया था, अनुसार तो हम लिख नहीं पाए, पता नहीं क्या लिख दिया। x माइनस y बराबर 2 कह सकते हैं। ये हो गया अपना दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो काम तो ऐसे ही बनने वाला है, इसके अलावा क्या किया जाए। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर आपको 6 दिखाई दे रहा था, x माइनस वाई बराबर 2 दिखाई दे रहा है।
अगर हम समीकरणों को जोड़ रहे हैं तो y कट रहा है और ये 2x बराबर 6 2 8 प्राप्त हो रहा है। 2 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा। x बराबर हमको मिल रहा है 4 और x का मान समीकरण हम 1 में रखने हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, वहीं पे रख देते हैं और वो x प्लस वाई बराबर 6 था तो x का मान हमने 4 रख दिया, प्लस y बराबर 6 हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y बराबर हो जाएगा 2। और हमारा जो इकाई का अंक है यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है इकाई का अंक, वो क्या हो जाएगा, x माना था हमने जो कि 4 हो जाएगा और दहाई का अंक अपना y जो माना था वो 2 हो जाएगा। ऐसे में संख्या जो हो जाएगी वो संख्या 10 गुणते 2 प्लस 4 हो जाएगी, यानी कि 20 4 24। अब यहाँ पे संख्या जो होगी, जो हमारी संख्या होगी, जैसे कि हमसे संख्या ज्ञात करने को कह रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी 24 या 42। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 24 या 42 दोनों ही स्थितियों में उत्तर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बात तो है नहीं, स्पेशल बात तो है नहीं कि यही संख्या होनी चाहिए, दोनों संख्याओं का योगफल होना चाहिए, दोनों संख्याओं का अंतर ये सेम है। तो ये 24 भी हो सकती है, ठीक है, या संख्या जो हमारी हो सकती है वही जो 42 लिखना है, तो ये हो सकती है कितना, 10 गुणते 4 प्लस 2 यानी कि 40 प्लस 2 यानी कि 42। तो आप इन दोनों संख्याओं को उत्तर के रूप में लेंगे, संख्या या तो 24 होगी या तो 42 होगी। ठीक, ओके, तो यहाँ पे अगले प्रश्न में हम चलते हैं। और क्या है अगला प्रश्न, तो छठे के खा वाले कहा गया कि दी गई बारंबारता सारणी में मध्यिका अगर आपको दिया गया 28.5 तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो मध्यिका दी गई है जबकि कुल बारंबारता यानी बारंबारताओं का योगफल दिया गया है। तो ये अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आने वाला है। तो सबसे पहले बात तो हमको ये टेबल पूरी बनानी पड़ेगी, तो जल्दी से हम टेबल बना लेते हैं। तब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें करना ये होगा कि हमने मध्यिका को लिख लिया, कुल बारंबारता को लिख लिया, वर्ग अंतर लिख लिया, बारंबारता को भी लिख लिया, बारंबारताओं का योगफल जो होगा वो सिग्मा f लिखा जाता है या फिर n भी लिखा जाता है। कारण यही है कि यहाँ पे सिग्मा f लिखा जाता है। अब बात आ जाती है कि इनके संचयी बारंबारता की, तो यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा और इन दोनों का योगफल 5 प्लस x हो जाएगा, 20 5 25 प्लस x हो जाएगा, 25 5 30 10 40, 40 प्लस x, इसमें जब योगफल करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y और इसका योगफल करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y मिलेगा और जो कि हमारे इस n के बराबर हो जाएगा। तो कुल बारंबारता, हमारी कुल बारंबारता जो कि हमको दी गई है 60, तो होना चाहिए क्या, 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में x प्लस y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 45। तो 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1। तो x प्लस y बराबर हम कह सकते हैं कि हमें एक समीकरण मिल चुका है 15। ठीक है, इस रूप में। अब संचयी बारंबारता इतनी सब कुछ निकल चुकी है, तो आपको पहले बता दें कि मध्यिका क्या प्राप्त हुई है। मध्यिका प्राप्त हुई है 28 और 28 किसके बीच में होता है, 20 और 30 के बीच में होता है। तो भाई बात ये है जो कि मध्यिका 28.5 वर्गांतर 20 व 20 से 30 के बीच है, इसलिए हमारा मध्यिका वर्ग क्या है भैया, 20 से 30। ये जो 20 से 30 वाला है
28, 20 से 30 के बीच में आता है, इसलिए वजह से यही अपना मध्यिका वर्ग हो जाएगा 20। अच्छा, मध्यिका वर्ग ये भी हो जाएगा, मध्यिका वर्ग 20 से 30 है, तो L जो निम्न सीमा है वो 20 हो जाएगी, और जो H की हमें ज़रूरत है वो 30 - 20 बराबर 10 की हो जाएगी, 10 के बराबर। और यहाँ पे ध्यान देंगे, जब मध्यिका वर्ग ये प्राप्त हो गया तो इसके सामने वाला अपना F होता है और इसके ऊपर वाला पार्ट वो CF होता है, ठीक, CF होता है। तो ऐसी स्थिति में जो F है वो 20 हो गया और जो CF है वो हो गया कितना, 5 + x। इतनी बातें हो गई। अब मध्यिका का सूत्र लिख देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना मध्यिका के सूत्र के आप इसे निकाल पाएँ ये भी नहीं मुमकिन है। मध्यिका बराबर होता है L और प्लस n/2 माइनस CF और CF अपॉन L F होता है, सॉरी F होता है इंटू H होता है। तो ये होती बात। मध्यिका जो मिली थी हमको 28.5 यहाँ पे लिख देते हैं। L का मान हमने 20 निकाला था वो यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे n/2 यानी n का मान तो हमें मिला था 60 और यही हम यहाँ पे रखना चाहते हैं 60/2 माइनस अपना CF जो था वो था 5 + x के फॉर्म में, यहाँ पे देखेंगे 5 + x के रूप में है तो वहाँ पे रख देते हैं, और पूरे के बटे में F बराबर जो मिल रहा है वो 20 मिल रहा है। साथ ही साथ मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या है, गुणा करने पे H की वैल्यू 10 है तो वो 10 भी यहाँ पे प्राप्त होगा। अब करना ये है कि 2 से काट देना है, इस 60 को 30 मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस से अंदर गुणा कराना है। हालांकि 20 को इधर भेज देते हैं, 28.5 में से 20 घटा देते हैं और ये घट ही जाएगा, और ये 30 अपना उतार लीजिए और माइनस से अंदर गुणा कराइए, -5 और ये प्लस ये भी -x हो जाएगा। बटे अपना 20 है और ये गुणते अपना 10 है। एक काम करते हैं, 0 से 0 को काट देते हैं, ठीक है, 0 से 0 ये काटा जा सकता है, ये नीचे से ऊपर ये बीच वाले में नहीं काटा जा सकता, पर ये गुणा जो बाहर है उससे तो काटा ही जा सकता है। 28 में से 20 घटाने पर आपको प्राप्त होगा 8.5 और यहाँ पे अभी है 2 तो रहेगा ही, 2 को उधर गुणा कराएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल ये जो 30 में से 5 गया तो मिल जाएगा 25 - x, उधर वाला पार्ट खत्म, इधर वाला पार्ट 2 बचा है, 2 के इधर गुणा करा देंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यहाँ से लगे 1 और 2 × 8 = 16, 1 17 और 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, कुल मिला के 17 मिल रहा है। 17 बराबर 25 - x, इस x को इधर भेज देते हैं और ये 25 यहीं पे रहने देते हैं, 17 को उधर भेज देंगे तो -17 हो जाएगा। तो x बराबर अब मिल जाएगा आंसर 17 × 3 = 20, 20 × 8 = 25, 20 × 5 = 25 यानी कि 8 टोटल यहाँ पे मिल रहा है। 15 में 7 यानी 8, 1 में से गया खत्म, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल चुकी है 8। x की वैल्यू हमको यहाँ पे 8 मिल चुकी है। अब उसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है, जो कि समीकरण 1 में मिल चुका था, x + y = 15। तो यहाँ पे रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वो था x + y = 15, तो x यहाँ पे 8 रख देंगे, प्लस y बराबर 15 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 15 - 8, उधर घट जाएगा, तो 15 में से 8 घटाने पर 7 मिलता है, तो y का मान 7 हो जाएगा। और बस हमसे x और y के मान ही पूछ रहा था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आकृति बनाना होता है। हालांकि वो बनाना काम आसान होता है, पर बनाने में लंबा समय लगता है। खैर, फिर भी मैं आपको बना कर दिखाता हूँ इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। 7 सेंटीमीटर आधार और ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की
रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना है, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसका जो आधार है वो अपना 7 सेंटीमीटर का है और जो ऊंचाई है वो क्या है 4.5 सेंटीमीटर की है। और जो नए त्रिभुज की रचना करनी है वो एक सही 1/2 गुना है भैया, मतलब कि बड़ा बनने वाला है। तो 2 एकम 2 एक 3/2 बनने वाला है, यानी कि बड़ा बनने वाला है। अब इस पुस्तिका को हटाते हैं और यहाँ पे पटरी उठा करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ नीचे, जिसकी लंबाई होनी चाहिए 7 जैसा कि उसने कहा था। तो थोड़ा सा और नीचे ही ड्रॉ कर लेते हैं। आमतौर पे हम खाली जगहों पे ड्रॉ करते हैं ताकि डिटेल्स छुप ना पाएँ, जो हम बिंदु इसमें दिखाना चाहते हैं वो छुप ना जाए। तो इसका नाम BC रख देते हैं जो कि है 7 सेंटीमीटर का। अब इसका लंबवर्धक खींचना होगा, कारण यही है ताकि हम उसकी ऊंचाई को ड्रॉ कर सके। उसकी ऊंचाई को ड्रॉ करने के लिए हमने गोला प्रकार लिया और पेंसिल को आपको ऐसे डालना है और इन दोनों को बराबर करना है और बस कस देना है। कसने के बाद इसमें आधे से अधिक दूरी लीजिए और एक चाप ऊपर की ओर लगाइए, दूसरा नीचे की ओर। यह आधे से अधिक लग रहा है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। हल्के हाथों से पेंसिल को चलाएंगे तो बेहतर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, जहाँ पे भी काट रहे हैं उनको मिला देते हैं और लाइन को थोड़ा सा ऊपर तक बढ़ा देते हैं जितना तक क्षमता हो, मतलब जितना तक अच्छा लगे। बाकी हमको 4.5 ऊंचाई लेनी है तो 4.5 पे निशान लगा पहुंचा दिया है, 0 वाले पे निशान लगा दिया है। तो 0 पे जब निशान लग गया है तो उसको हमको यहाँ से मिला देना है और ये हमने मिला देने से जब मिला दिया तो ये त्रिभुज बन करके तैयार हो गया जिस त्रिभुज की बात की जा रही थी ये। और साथ ही साथ रचना के चरण भी अगर लिखते चलें तो कम होता जाएगा। तो रचना के चरण या फिर रचना पद भी कहा जाता है उन्हें। पहला पद क्या किया हमने, कहा त्रिभुज ABC की रचना की जहाँ अपना BC जो आधार था वो 7 सेंटीमीटर का था और ऊंचाई क्या रखी हमने 4.5 सेंटीमीटर है, ऐसा हमने कर लिया। अब बारी आ जाती है एक न्यून कोण ड्रॉ करने की ताकि हम इसको 3 भागों में बांट सकें। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, न्यून कोण ड्रॉ किया है और ये इसका नाम X रख देते हैं। और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, दूसरा काम हमने क्या किया है, एक न्यून कोण CBX खींचा, कोण CBX खींचा। अब इस पे 3 बराबर अंक के निशान लगाने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे तीसरा वाला काम हम ये करना चाहते हैं कि BX पर M1, M2 और M3 3 चिन्ह अंकित किए जो इस प्रकार हैं कि अब यहाँ पे किस प्रकार हैं, अब देखिए भाई हमको 3 चिन्ह यहाँ पे अंकित करने होंगे, 3 निशान लगाने होंगे। कोई भी लंबाई ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कोई फिक्स लंबाई हो। लेफ्ट हैंडेड खींच रहे हैं, ये 3 अंक 3 चिन्ह, ये BM1, M1 M2 और M2 M3 ये सभी क्या है, बराबर हैं। किस प्रकार हैं कि BM1 बराबर M1 M2
बराबर m2 m3 हैं। और अब हमको क्या देखना है, देखना ये है कि 3 ऊपर है। 3 ऊपर होने का मतलब होता है जो नया त्रिभुज बनेगा वो इस बनाए गए त्रिभुज से बड़ा होगा, यानी कि हमारा ये वाला त्रिभुज 2 के बराबर है, तो ये वाला 2 वाला हमको इससे मिला देना है। ठीक है, तो यही सब कुछ, यही सबसे बड़ी बात होती है। C को m2 से मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौथा काम हमें लिखना था, ये सारे रचना के चरण साथ में लिखते चलेंगे तो ज़्यादा आसान रहता है। CM2 को मिलाया। और पांचवा काम जो हमने करना है वो क्या करना है कि इसी के समांतर एक रेखा को खींचना है जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पे मिलेगा। ठीक, इसको आगे बढ़ा दिया हमने। अब इसके समांतर रेखा की रचना करनी है, इसके समांतर यहाँ पे। तो समांतर रेखा की रचना करने के लिए पहले तो एक कोण ले लेते हैं, ये रहा, और यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ये रहा। अब इसको नापने की ज़रूरत है कि ये कितना बड़ा है, तो ये नाप लिया हमने, ऑलमोस्ट इतना बड़ा है। ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे रखकर इसे खींच लिया। खींचने के बाद ये जहाँ पे भी कट रहा है ये समांतर जाएगा, और समांतर लगभग जा भी रहा है, दिख रहा है। इसको ऐसे खींच देना है। ये दोनों समांतर लगभग लगनी भी चाहिए। कई बार ड्रॉ करते वक्त ये सही से नहीं ड्रॉ हो पाते हैं, तो उसे सही से ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, M3 पर, बिंदु M3 पर M2C के समांतर रेखा खींची। M3 पर M2C के समांतर रेखा खींची, जो यहाँ पे BC को आगे बढ़ाने पर, BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलती है। ये हो गई बात। अब C डैश पे एक समांतर रेखा की रचना करेंगे इसके समांतर, और वो भी जा कर के इसको बढ़ाने पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं एक अच्छा सा कोण जो कि बराबर होना चाहिए इसके। तो अब नापने की बारी आ जाती है। ये छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा इतना हो रहा है, यहाँ पे रखा, काट दिया। काटने के बाद अब मिलाने की बारी आ जाती है। तो मिला देते हैं, ऐसे हम मिलाते हैं। तो ये सही जा रहा है, चल जाए भाई, चला गया, सही जा रहा है। और इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि A डैश हमें मिल जाए। यहाँ पे हमारा A डैश है। और अब हम यहाँ पे रचना के चरण में क्या लिखने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं कि हमने बिंदु C डैश पर CA के समांतर रेखा खींची, जो BA को आगे बढ़ाने पर A डैश पर मिलती है, ऐसा कह देने पर। और यहाँ पे प्राप्त त्रिभुज A डैश B C डैश ही प्राप्त त्रिभुज A डैश B C डैश ही अभीष्ट त्रिभुज है, अभीष्ट त्रिभुज है जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो हम बनाना चाहते थे। और ये जब बन जाता है तो अब अगले प्रश्न में चलते हैं। बस हो गया काम खत्म इसमें। ओके, तो सातवां प्रश्न से पहले अभी है एक प्रश्न जो कि है छठे ख घ।
और इस प्रश्न में कहा गया है कि समान त्रिज्या और अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे से स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं जिसकी बीमाएं हैं 7 सेंटीमीटर गुणित 14 सेंटीमीटर गुणित 7 सेंटीमीटर। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब अगर हम कहेंगे आयताकार जो हमारा कार्डबोर्ड था, आयताकार कार्डबोर्ड की जो हमारी लंबाई होने वाली है, लंबाई वो होने वाली है 14 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई होने वाली है, हालांकि वो तो दी गई है 7 सेंटीमीटर। और अगर हम आकृति की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है। जब इसमें एक सर्कुलर शेप का जैसे काटा जाएगा मैक्सिमम एरिया वाला, तो वो कुछ इस प्रकार से काटे जाएंगे। ठीक है, तो हमें शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है। और ये डिज़ाइन, ये जो चित्र बना है, इसको साफ सुथरा पटरे से खींचकर बना देना चाहिए। और सर्कल भी ऐसे 7 सेंटीमीटर, मतलब ये 7 सेंटीमीटर नाप के बना है, इतना बड़ा सा बनाना ज़रूरी नहीं है, बट उसका एक सिंबॉलिक रूप में साफ सुथरा बनाना चाहिए। अब बात आ जाती है इसमें कैसे करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अधिकतम, यहाँ पे लिखने वाले हैं अधिकतम, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, तो अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्तों का व्यास ज्ञात होने वाला है। अभी यही अधिकतम व्यास लिया जा सकता है आपके द्वारा, यानी 7 सेंटीमीटर। व्यास क्या होने वाला है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या लेने वाले हैं कितना? 7/2 सेंटीमीटर। और अब यहाँ से काट के निकाल देने के बाद जो हमें पता चलेगा, शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा जो शेष कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल से ऐसे प्राप्त होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होने वाला है 14 गुणित 7 माइनस 2 गुणित पाई का मान 22/7। आर क्या लिया है? 7/2 गुणित 7/2। 2 बार लेंगे क्योंकि ये r² पाई r² होता है। 7 से 7 कट गया, 2 से काट दिया, ये 2 से इसको काट देंगे, 11 मिल जाएगा। 11 से 7 77 हो रहा है। यहाँ पे 7 चौके 28 हासिल लगे 2, 7 एकम 7 2 9 14 7 98 और 11 से 77 हो रहा है। और घटा देंगे, 7 में से 8 में से 7 गया 1 और 9 में से 7 गया 2, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं कि शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। ठीक है, शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। और अब यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो बाकी 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 7वें का नंबर प्रश्न हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें देखिए ये 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता है। हम दोनों ही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे हम इसको उतार लेते हैं। 5x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2 दिखाई दे रहा है। इसको हम समीकरण 1 नहीं बनाएंगे, इसको हम आगे समीकरण 1 बनाएंगे। और यहाँ पे -3 पूरा क्वेश्चन ही हम उतार लेंगे। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए करना यही है कि आपको इसको पूरा क्वेश्चन उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पे शुरू करना है कि माना 1/x - 1 बराबर a हो गया और 1 - y - 2 बराबर अपने b मान लिया। ऐसा मानने के बाद ये वाला जो हिस्सा है वो 5a बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? b अकेले बन जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, जिससे हम समीकरण 1 कहेंगे। और यहाँ पे 6a माइनस यहाँ पे ये बन जाएगा 3b और बराबर हो जाएगा 1, जिसको हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे।
अब ये 3 भी, देखिए ये 1 भी है, ये 3 भी है, इनको हल करके हटाना प्रतिस्थापन विधि द्वारा, नहीं विलोपन विधि द्वारा हल करना आसान होगा। समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर के समीकरण 2 से जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या जोड़ेगा, यहाँ पे 3 पचे 15 ए, 3 पचे 15 ए, 3 और बी का गुणा 3 बी हो जाएगा और 3 दुनिया 6 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 6 ए, ये -3 बी है बराबर 1 है, तो हमने इसको उतार लिया। 3 भी तो कट रहा है, 15 6 21 ए बराबर 6 1 7 हो रहा है, ए बराबर 7/21 हो जाएगा, 7 एकम 7 7 त्रिक 21, यानी ए बराबर 1/3 मिल जाएगा। ए का मान हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं, इसमें रख दें या फिर इसमें रख देते हैं, इसमें रखना ज़्यादा सेफ रहेगा, तो ताकि वो कट भी जाए ना। तो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो 6 है गुणते 1/3 हो गया है, -3 बी बराबर 1 हो जाएगा, 3 दुनिया 6 ऐसे कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को उधर भेजेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसे थोड़ा सा बेहतर ढंग से लिख लेना चाहिए, ठीक। अब इसको उधर भेज रहे हैं तो -3 बी बराबर हो जाएगा 1 - 2, -3 बी बराबर हो जाएगी 1 में से 2 घटाने पर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारा b बराबर मिल जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 मिल चुका है। और अब इनको रखने की बारी आ जाती है, मतलब ये जो मान के रखे थे इनको रखने की बारी आ जाती है, और हम चाहते थे यहीं पे निपटा दें, क्या नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो भाई ये बात यूँ है कि हमने मान के रखा था चूँकि 1/x - 1 बराबर a, ऐसा मान के रखा था, और a बराबर कितना मिला है, तो x - 1/a 1/x/1 बराबर a माना था, और a का मान मिला है 1/3, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/3। तब हमारा क्या हो जाएगा काम कि इस दोनों बराबर हो जाएंगे, 1/x - 1 बराबर आपको 1/3 मिलेगा, जो कि x - 1 बराबर 3 हो जाएगा, एक को उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 + 1 और x बराबर मिल जाएगा 4। ये एक उत्तर हो चुका है। साथ ही साथ हमने y वाला भी पोर्शन कुछ माना था, y ये क्या था, y - 2 था, और 1/y - 2 था, और y बराबर मिल गया था 1/3, तो वो रखते हैं, ठीक है। y - 2 बराबर हमने b माना था, और b बराबर हमको मिल गया है 1/3 मिल गया है, क्या मिल गया है, ये 1/3 ही तो मिला है, ठीक। तब क्या हो जाएगा, 1/y - 2 बराबर 1/3 हो जाएगा, तो y - 2 बराबर 3 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 3 + 2, और y बराबर मिल जाएगा क्या, 5। तो x और y की वैल्यू हमको निकालनी थी, जो कि मिल चुकी है, और यही हमारा उत्तर है, उसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाते हैं इस प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो 7वें का अथ वाला हिस्सा, 7वें का अथ वाला हिस्सा है, जिसमें हमको कहा गया है कि नाव की चाल, जो हमारी नाव है उसकी चाल जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, और लास्ट में देखें तो हमें धारा की चाल पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना धारा की चाल, ठीक है। हम धारा की चाल धारा के लिए लिख रहे हैं, धारा x किलोमीटर प्रति घंटे है, ये हो गई धारा की चाल। अब ये कह रहे हैं कि 32 किलोमीटर धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगा समय। अगर हम यहाँ पे कहें धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने का लगा समय, 32 किलोमीटर जाने में लगा समय कैलकुलेट करना चाहें, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो हो गई 32, और चाल क्या हो गई, अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल जोड़नी पड़ती है, और हो जाता है 24 + x घंटे का समय लगता है। और धारा के विपरीत, ठीक है,
32 किलोमीटर जाने में लगा जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, वो 32/24 माइनस x घंटे हो जाएगा। और जो आने में जो विपरीत में जब वापस आ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि विपरीत वो लौटने में 1 घंटे अधिक समय लगते हैं, तो ये वाला जो समय अभी बाद में मिला है ये वाला ज़्यादा है। तो भाई 32/24 माइनस x में अगर 32/24 प्लस x को घटा देते हैं तो हमको 1 घंटे का समय मिल जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम तो होने से रहा, तो सीधे सीधे गुणा कराओ। 24 प्लस माइनस एक्स है, 24 प्लस एक्स है, अगर सीधे सीधे गुणा कराओगे तो 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसका इधर गुणा कराओ भैया, 24 और 32 को गुणा कराते हैं, तो भैया इनका गुणा कैसे कराएंगे, 24 दूना 48, ठीक है, या फिर 24 दूना 48 कर ही लेते हैं। 24 दूना 48 का 8 हासिल लगे 4, 24 दूना 48। अब तो यही कैसे किया जाएगा, तो ये तो हो गए भाई वही बात कि लेने चले थे और कुछ नहीं मिला, तो गुणा कर लेते हैं। 32 गुणते ये 24 हम लिख लेते हैं, 24 से गुणा करना है। 4 दूनिया 8 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया है, और 2 दूनिया 4 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया है, तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो यहाँ पे 768 प्राप्त हो रहे हैं। यक्स से गुणा कराएंगे प्लस यहाँ पे 32 यक्स हो जाएगा। 24 का यहाँ पे भी गुणा कराएंगे, तो भैया 24 और 32 का गुणा फिर से वही अपना आएगा जो मिला था 7 6 8 ही, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस मिल जाएगा। इस माइनस वाले गुणा हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 32 यक्स मिलेगा। अब बराबर क्या है, 1 तो है ही। अब क्या है कि ये जो प्लस माइनस में है तो कट जा रहा है, 32 जोड़ कर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 64 यक्स, और इसका इधर गुणा कराएंगे, एक में गुणा कराएंगे इसको उधर ले जाके, तो 24 का वर्ग 4 चौक 16। देखिए ये जो 24 का वर्ग है वो कर लेते हैं, 4 चौक 16, 6 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4, 1 5, 576 आ रहा है, तो 576 और एक्स स्क्वायर भी वहाँ पे रहेगा, इधर उठा लाओ भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, यहाँ पे प्लस 64 हो जाएगा एक्स, ये वाला इधर आया माइनस 576 बराबर, उधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया है। अब ऐसी स्थिति को हल करने के लिए पीछे वाले का गुणनखंड करना सबसे सुलभ तरीका होता है। ये 24 मिल जाएगा, और 24 का जोड़ने पर तो 64 नहीं होता यार, कुछ और जुगाड़ बनाते हैं। तो 5 7 6 है, इसका गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छंग बार 2 और 16, 2 और 16 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 4, ये 4 4 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 72 दूना 144 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मिल गया, और 16 में 36 घटाने पर यार अपना 64, या फिर जोड़ने पर 64 हो जाएगा, तो 6 6 12 नहीं हो पा रहा है। ओके, एक चीज़ कर सकते थे, 72 मिला था, 2 दूनी 4 दूनी 8, 72 में अगर 8 घटा देंगे तो 64 मिल जाएगा, हाँ सही है। तो 72 में अगर हम यहाँ पे देखें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 72, अगर 72 में 8 घटा देते हैं तो 12 में से 8 गेन 4 और यहाँ पे 64, यानी कि 72 और 8 की बात होने वाली है। तो एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 72 एक्स है माइनस 8 एक्स माइनस 576 बराबर 0। यहाँ से एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 72 हो गया, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लिया, एक्स प्लस 72 हो गया बराबर 0। एक्स प्लस 72 यहाँ से कॉमन हो गया, और एक्स माइनस 8 यहाँ पे मिल गया, और x प्लस 72 बराबर जब 0 किया तो x बराबर माइनस 72 मिल गया, जो कि अमान्य कहेंगे, क्योंकि चाल जो होती है वो माइनस नहीं हो सकती है। और x माइनस 8 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, यानी धारा की जो चाल है, ठीक है, धारा की जो चाल हमसे पूछी जा रही थी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, तो परफेक्ट, ये हो गया प्रश्न का उत्तर सही। हालांकि यहाँ पे बुक वालों ने 72 को सही माना है, लेकिन हमने आपको कारण भी बताया है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना रहें। और अगले प्रश्न पे हम चलते हैं।
जो कि है 7वें का ख वाला प्रश्न। क्या देखने को मिलता है कि ये एक त्रिकोणमिति का सवाल है। ख वाले प्रश्न में कहा गया है कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये मीनार है, ये खड़े हैं, यहाँ पे बिंदु O है और 30 अंश का कोण है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर ये 80 मीटर यहाँ पे पहुँच गया हो। 80 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो ये उन्नयन कोण क्या हो जा रहा है, 60 अंश हो जाता है। और मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h, यहाँ पे O मान लिया था, तो अब A, यहाँ पे B, यहाँ पे C मान लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, माना मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई तो हमको माननी है ना, वो हम पहले h मान लेते हैं और हम AB बराबर क्या मान लेते हैं, वो x मान लेते हैं। और OA बराबर दिया गया है, OA बराबर तो हमको 80 मीटर दिया ही गया है। सबसे पहले तो इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में हल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको 60 दिखाई दे रहा है, तो हम लगाएंगे tan 60 अंश। तो अब tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार में, यहाँ पे लंब बटे आधार ही होता है। तो लंब क्या है अपना CB है और आधार क्या है AB है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। CB का मान h है और आधार अपना x है। तो x, ये इसको इधर भेज देते हैं, तो x √3 बराबर h मिल रहा है। हम x बराबर निकाल लेंगे जो h/√3 होगा। इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे tan 30 लेकर के त्रिभुज OBC में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OBC में और हम लिखेंगे tan 30 अंश दिखाई दे रहा है, जो कि लंब CB ले रहे हैं, ठीक है, और आधार OB ले लेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3। CB का मान तो अपना ये हमने h मान के रखा है, तो वो h है। और आधार OB जो है 80 + x है। यहाँ पे हमने x नहीं लिखा था, 80 + x है। तिरछा गुणा कराएंगे तो ये 80 + x हो जाएगा, इसका उधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 h हो जाएगा। अब x की वैल्यू h/√3 तो मान के रखे थे, तो यहाँ पे रख देते हैं 80 + h/√3 बराबर √3h है। इसको उधर भेज देंगे, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, √3h - h/√3 हो जाएगा। और अब यहाँ पे कॉमन लेने की बात आ जाएगी, तो यहाँ से हम h कॉमन लेंगे, तो h कॉमन लेंगे तो √3 - 1/√3 मिल जाएगा, बराबर के उस पर क्या है अपना 80 है। तो इसका गुणा होकर इधर हो जाएगा, मतलब ऐड करने वाली बात हो जाएगी। h यहाँ पर रहेगा, या इन दोनों के LCM √3 रहेगा, इसका गुणा यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका गुणा करने पे 1 मिल जाएगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा, बराबर ये 80 रहेगा। 3 में से 1 घटाने पे क्या मिल जाता है भैया, 2 मिल जाता है, बटे ये √3 है, गुणते अपना बराबर ये 80 है। ये ऊपर जाएगा, नीचे 2 से काट सकते हैं, अपना 40 कह सकते हैं, इसको उधर पहुंचा सकते हैं। h बराबर कह सकते हैं कि 40 √3 मीटर मिल रहा है। बस इतना ही कर दो भाई, बहुत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मीनार की ऊंचाई मिल जाती है, जो कि है 40 √3। और अब आ जाते हैं इसके अथवा वाले सेक्शन पे, जहाँ पे हमको एक और त्रिकोणमिति के सवाल दी गई है, जहाँ पे वायुयान उड़ाने की बात की जा रही है। तो देखते हैं कि एक वायुयान जमीन पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भैया हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है। अब यहाँ पे एक बिंदु A है, जिससे इसका उन्नयन कोण हम बना देते हैं 60 अंश है। 15 सेकंड बाद इसका उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। तो भैया इधर की ओर जाना चाहिए उस बेचारे को, ताकि उन्नयन कोण क्या बना सके, वो 30 अंश बना सके। और यहाँ पे 15 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है भैया, 15 सेकंड का समय लग रहा है। अब यदि वायुयान 1500 √3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 1500 √3 मीटर की है, और ये वाली सेम भी वही होगी। तो हमें इसकी चाल तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल हमको ज्ञात करनी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी होगी।
तो सबसे पहले तो इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे बी रख देते हैं, यहाँ पे सी रख देते हैं, यहाँ पे डी रख देते हैं, यहाँ पे ई रख देते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि वायुयान की ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई, ठीक है, ये हम पहले लेंगे। ऊंचाई जो है वो 1500√3 मीटर है, और बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है, और ये वाला भी अपना 1500 ही रहेगा, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा और डिटेल से लिखते चलते हैं। कोण CAB बराबर अपना 60 अंश है, वो लिख लेते हैं। EAD कोण EAD वो 30 अंश है, वो भी लिख लेते हैं। ED अपना क्या है, ये BC बराबर ED बराबर है 1500√3 मीटर है। और बस अब देखेंगे क्या करने वाला है। त्रिभुज ABC में हम ये बेस AB निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लगाएंगे tan, यहाँ पे बड़ा वाला लग रहा है, इसमें 60 अंश लग रहा है। tan 60 अंश बराबर लंब क्या है, BC है, और आधार AB है। तो tan 60 का मान होता है √3, और बराबर इसका मान तो अपना 1500√3 था, और ये AB है। AB का मान पता नहीं, AB को उधर पहुंचा देंगे, √3 को नीचे भेज देंगे, या फिर √3 को ऐसे काट सकते हो, AB को उधर पहुंचा दो भैया। AB बराबर आपको मिल जाएगा 1500 मीटर, ठीक है। इतना तो परफेक्ट है। अब यहाँ पे त्रिभुज ADE की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ADE में यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, लग जाएगा tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, ED है, आधार AD है। लंब है ED और आधार है AD। तो tan 30 का मान क्या होता है, मतलब 1/√3 होता है। ED का मान वही अपना 1500√3, और AD का मान तो हमको निकालना है, क्योंकि AD का मान हमको पता नहीं है। AD इधर पहुंचा दो, इसको उधर पहुंचा दो, तो AD बराबर हो जाएगा 1500√3 गुणते √3। तो ये 1500 रह जाएगा, इसका गुणा करने पे अपना 3 हो जाएगा, 15×3 4500। यहाँ पे 4500 मीटर मिल जाएगा AD का मान। अब हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो BD बराबर, तो BD बराबर क्या हो जाएगा भैया, BD बराबर हो जाएगा AD माइनस AB, ठीक। वो हो जाएगा AD माइनस AB, और AD तो अपना मिल चुका है ये 4500, उसमें से AB जो घटा देंगे वो है अपना 1500, यहाँ से हम 1500 घटा देंगे, और क्या मिल जाएगा भैया, ये 5 घट जाएगा, मतलब 3000 मिलने वाला है। 45 में 15 घटाने पर 3000 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे 3000, 45 में 1500 घटाने पर 3000 प्राप्त हो चुका है। अब क्या, अब और क्या, अब आगे प्रक्रिया बढ़ानी है भाई। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दूरी जो है वो 3000 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3000। तो दूरी क्या है भैया आपकी, वो क्या है 3000 मीटर है, और आपने समय क्या लिया है, वो 15 सेकंड का समय लिया है। मीटर और सेकंड का समय लिया है, सेकंड हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है, सेकंड का समय लिया है। तो अपना चाल बराबर क्या होता है, वो होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। और दूरी तो अपनी हो गई 3000, और समय हो गया 15 दूनी 30, 200 मिल रहा है। ये 200 जो प्राप्त हो रहा है वो मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसी 200 में गुणा करते हैं 18/5 से। अगर आपको पता नहीं 18/5 कहाँ से आता है, थोड़ी देर बाद बताते हैं। फिलहाल देखें, 5 चौके 20 होता है, 40 मिल रहा है। तो 18 दूनी 36, अभी 4 से गुणा करना है, 18 चौक 72 होता है, तो यहाँ पे 72 हो गया, और जीरो लग जाएगा। मीटर नहीं, किलोमीटर, सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे में तो हमने बदला है। अगर आपको नहीं पता कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ये 18/5, 5/18 क्यों होता है, तो भैया 1 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में आप बदलना चाहते हो,
तो इस किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 में 1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा। इस घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 गुणित 60 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो इन्हीं जीरो को निपटा करके 2 से इसको कटा कर 2 तिहाई 6 और 2 से इसको 5 बना करके 6 18 यानी कि 5/18 कह दिया जाता है। यानी कि किलोमीटर में अगर हम 5/18 से गुणा कर देते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए इसी गिनती को उलट करके 18/5 से गुणा कर दिया जाता है ताकि वो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाए। खैर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ ही हमारा ये जो पूरा सेट है वो समाप्त होता है। आज की वीडियो बस इतने ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और अब पिछले साल के सेट में केवल एक और सेट बच जाता है, 822 HL सेट नंबर 2, और इस सेट को लाएंगे हम अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।